नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राठौड़ राजवंश के ऊपर। और दोस्तों राठौड़ राजवंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की, और अब राठौड़ राजवंश के अंतिम चरण में अपन पहुंच चुके हैं। जो महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी शासकों के बारे में अपन लगभग शासकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब छोटे मोटे कुछ शासक और बच जाते हैं जिनके बारे में चर्चा करके इस राठौड़ राजवंश के समापन की ओर चलते हैं। दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में दोस्तों चर्चा की थी अजीत सिंह के ऊपर। बताइए मेवाड़ के कौन से शासक के ऊपर चर्चा की थी? अजीत सिंह के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। और अजीत सिंह के साथ साथ दोस्तों दुर्गादास राठौड़ के ऊपर भी अपन ने चर्चा की थी। अजीत सिंह के शासक बनने से लगा करके इनके शासक के बनने के पहले का जो संघर्ष था, औरंगजेब के पास में कैद होना, उसके बाद दुर्गादास राठौड़ द्वारा इनको आजाद करवाना, इन सभी घटनाक्रमों पर अपन ने चर्चा की थी। और लास्ट में दोस्तों अपन ने देखा था कि अजीत सिंह अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह 1715 ईस्वी में दोस्तों किसके साथ करवा देता है? फारूक सियार के साथ करवा देता है। उस विवाह को अपन अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहते हैं। यह घटना पढ़ने के पश्चात मैंने आपको बताया कि अजीत सिंह के दो पुत्र थे। अजीत सिंह का जो बड़ा पुत्र था, अजीत सिंह के बड़े पुत्र का नाम था बकत सिंह, और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था दोस्तों अबे सिंह। मैंने ये कहा कि किसी दासी को लेकर के विवाद था बकत सिंह और अजीत सिंह में, और उसी विवाद के पश्चात, उसी विवाद के तहत दोस्तों अपन ने देखा कि बकत सिंह जो है इसकी हत्या 1724 ईस्वी में किसके द्वारा कर दी जाती है? बकत सिंह के द्वारा। और जो अपने पिता की हत्या करे, इतिहास में उस शासक को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता। तो राठौड़ों का दूसरा पितृहंता बकत सिंह बना था। राठौड़ों का पहला पितृहंता मालदेव राठौड़ बना था 1532 ईस्वी में। मालदेव राठौड़ ने अपने पिता गांगदेव को जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से धक्का देकर के गिराया था, और गांगदेव की मृत्यु हुई थी 1532 में। तो पहला पितृहंता था मालदेव, और दूसरा पितृहंता जो बन रहा है उनका नाम है बकत सिंह। अब बकत सिंह अपने पिता अजीत सिंह जी की हत्या कर देता है, तो क्या अबे जो अपना बकत सिंह है जोधपुर का राजा बन पाएगा? क्या जोधपुर का राजा नहीं बन पाएगा। बकत सिंह अपने पिता की हत्या करने के पश्चात यहां से दोस्तों सीधा कहां चले जाते हैं? नागौर चले जाते हैं। और जोधपुर के राजा कौन से सिंह बन जाते हैं? जोधपुर के शासक दोस्तों अबे सिंह बन जाते हैं। अब देखिएगा, जोधपुर के शासक अबे सिंह बनते हैं, और अबे सिंह का जो शासनकाल था वो अबे सिंह का शासनकाल है दोस्तों 1724 ईस्वी से लगा करके 1749 ईस्वी तक है। जोधपुर पर शासन करने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा सिंह है? बकत सिंह है। तो मित्रों बकत सिंह अबे सिंह है। अबे सिंह के शासनकाल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और अबे सिंह का जो शासनकाल है, इन अबे सिंह की प्रारंभिक जानकारियां अपन ने देखी थी। अबे सिंह के ऊपर अपने को चर्चा करनी है, और अबे सिंह की उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि, इनका राज्याभिषेक इत्यादि के बारे में अपन ने चर्चा की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1724 ईस्वी से लगा करके 1749 ईस्वी तक। मित्रों अब अबे सिंह का साधारण परिचय पढ़ने के बाद अबे सिंह के काल में कौन कौन से सैनिक अभियान होते हैं, और अबे सिंह के काल में कौन कौन से निर्माण कार्य होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करके अबे सिंह के इतिहास का विधिवत समापन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अबे सिंह के काल में अपने को दो घटनाएं याद रखनी है। अबे सिंह के काल में एक घटना मित्रों खेजड़ली घटना। अबे सिंह के काल में एक घटना होती है खेजड़ली घटना, और दूसरी अबे सिंह के काल में युद्ध होता है गंगावन का युद्ध। बताओ, एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम कौन सा युद्ध है? गंगावन का युद्ध। अगर ये दो घटनाएं अपने को अबे सिंह के बारे में पता है तो अबे सिंह का इतिहास काल इन घटनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। मित्रों सबसे पहले अपने को खेजड़ली की घटना पढ़नी है। अबे सिंह जो है, अबे सिंह अपनी अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में, सर बुलंद खां की विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर दुर्ग में एक पोल बनाता है, फतेह पोल।
उस पोल को छोड़िएगा, अभय सिंह का एक वन मंत्री था दोस्तों। इस अभय सिंह के वन मंत्री का नाम था गिरधारी दास। अभय सिंह का एक वन मंत्री था, उस वन मंत्री का नाम बताओ कौन सा दास था? गिरधारी दास था। दोस्तों, अभय सिंह का वन मंत्री गिरधारी दास को अभय सिंह वृक्ष काटने के आदेश देता है। वृक्ष काटने के आदेश क्यों देता है? क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग के कई महल मालिये ऐसे थे जिन पर मित्रों फर्नीचर का कार्य पूर्ण नहीं था। अभय सिंह उन मेहरानगढ़ के महल मालियों का जो है उनके दरवाजे खिड़कियां बनवाना चाहता है, और दरवाजे खिड़कियां अगर बनवाना चाहता है तो लकड़ी की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। और जब लकड़ी की आवश्यकता होती है तो अभय सिंह अपने वन मंत्री गिरधारी दास को आदेश देते हैं कि जाइए गिरधारी दास जी, आप जाकर के लकड़ी की व्यवस्था कीजिए ताकि यहां के महल मालियों के दरवाजे खिड़कियां बना सके। मित्रों, ये गिरधारी दास अपने महाराज के आदेश पाकर के जोधपुर से बाहर निकलता, और जोधपुर से बाहर बताओ कौन से गांव के पास चला जाता है? खेजड़ली गांव, जो वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। खेजड़ली गांव की सरहद पर जाकर, सीमा पर जाकर के ये गिरधारी दास वृक्षों की कटाई का कार्य शुरू करता है। और जैसे ही वृक्षों की कटाई शुरू होती है, वृक्षों के कटने की आवाज सुनकर के मित्रों खेजड़ली गांव के व्यक्ति, एक का नाम है रामो विश्नोई और एक का नाम है अमृता देवी विश्नोई, ये दोनों पति पत्नी हैं, रामो विश्नोई और अमृता देवी विश्नोई। ये ग्राम वासियों के साथ 300-400 लोगों के साथ में मित्रों इस गांव के बाहर सीमा पर आकर खड़े होते हैं, और यहां पर वृक्ष काट रहे गिरधारी दास को कहते हैं कि गिरधारी तुम वृक्षों की कटाई को बंद कर दे। मित्रों, गिरधारी दास वृक्षों की कटाई को बंद नहीं करता, लगातार जारी रखता और ग्रामवासियों को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह जोधपुर के महाराजा का आदेश है। मित्रों, खेजड़ली गांव में निवास करने वाले अधिकांश लोग विश्नोई जाति से संबंधित थे, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी व पर्यावरण प्रेमी अगर कोई जाति मानी जाती है तो सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी जाति विश्नोई जाति को माना जाता है, विश्नोई संप्रदाय को माना जाता है। खेजड़ली गांव में निवास करने वाले अधिकांश व्यक्ति विश्नोई संप्रदाय से थे, और विश्नोई संप्रदाय के गुरु जंबेश्वर ने कहा है कि सर साटे रूं करे जाए तो भी सौदो सस्तो जान। जाम्बोजी ने कहा है कि अगर आप एक सिर कटवा करके एक वृक्ष को बचा लेते हैं तो भी इस सौदे को सस्ता मानना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है वो आने वाले समय की अति महती आवश्यकता होगी। प्रकृति का पहला वैज्ञानिक, पर्यावरण का प्रथम वैज्ञानिक भी गुरु जंबेश्वर भगवान को कहा जाता है। जंबेश्वर भगवान के उपदेशों से प्रेरित होकर के विश्नोई जाति जो है प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करती है, और इन लोगों ने इस गिरधारी दास को मना किया, लेकिन गिरधारी दास नहीं मानता। तो इस गांव के ग्रामवासी खेजड़ी के वृक्ष से दोस्तों लिपट करके खड़े हो जाते हैं और गिरधारी दास को चेतावनी देते हैं कि देख गिरधारी, तू अगर खेजड़ी के वृक्ष को काटेगा तो वृक्ष को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। और मित्रों, यहां पर गिरधारी दास अपनी निर्दयता का परिचय देता है, और निर्दयता का परिचय देते हुए 363 लोगों को जिंदा काट देता है। कितने लोगों को जिंदा काट देता है? 363 लोगों को। मित्रों, इस 363 में से 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। 28 अगस्त 1730 की घटना है यह। खेजड़ली घटना कौन सी तिथि की घटना है? 28 अगस्त 1730। और अगर तिथि पूछी जाए तो भाद्रपद शुक्ल दशमी की तिथि थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी 1730 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय के 363 लोग अमृता देवी विश्नोई व रामो विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और 363 लोगों की शहादत के बाद मित्रों गिरधारी दास वृक्षों की कटाई बंद करता है। तो ये खेजड़ी के लिए दिए गए, खेजड़ी वृक्ष के लिए दिए गए 363 लोगों का जो बलिदान है, इसी घटना को अपन कौन सी घटना कहते हैं? खेजड़ली घटना कहते हैं। तो एक तो अभय सिंह के शासन काल में बताओ कौन सी घटना घटित होती है? खेजड़ली की घटना कौन सी तिथि को होती है? 28 अगस्त 1730 को होती है। कुल कितने लोग शहादत को प्राप्त हुए? 363 लोग प्राप्त हुए। यह खेजड़ली घटना के समय अभय सिंह का वन मंत्री कौन था? गिरधारी दास था। और इसी घटना के उपलक्ष्य में
प्रति वृक्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला गांव जिला जोधपुर में खेजड़ली गांव में बढ़ता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और यह बलिदान जो हुआ है किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी विश्नोई और रामू विश्नोई, जो दोनों आपस में पति पत्नी थे। मित्रों, एक घटना अभय सिंह के बारे में कौन सी हो गई? खेजड़ली घटना। मित्रों, दूसरी घटना है गंगावन का युद्ध। गंगावन का युद्ध क्या है मित्रों? जयपुर का एक शासक था और जयपुर के उस शासक का नाम था सवाई जय सिंह। बताइए, जयपुर के शासक का नाम कौन सा सिंह था? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के बारे में मैंने आपको बताया कि सवाई जय सिंह के कारण ही तो राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ था। दोस्तों, इस सवाई जय सिंह ने एक योजना चलाई थी, उस योजना का नाम था जयपुर वृहत्तर योजना। जयपुर वृहत्तर योजना क्या थी? सवाई जय सिंह जो है वो अपने जयपुर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और विस्तार करने के लिए वो आसपास के शासकों से मित्रों विवाद करता रहता है। सबसे पहले इस सवाई जय सिंह का जो विवाद होता है वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा से होता है। दोस्तों, जब अपन सवाई जय सिंह का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको और विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा इतना सुनिएगा कि सवाई जय सिंह की एक बहन थी, उस बहन का नाम था अमरी कंवर। उस अमरी कंवर का विवाह हो रखा था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। और बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में, यानी बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जय सिंह का बहनोई था, जीजा था, जिसे आजकल की भाषा में आप जिज्जू भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाई जय सिंह जयपुर वृहत्तर योजना चलाता है, तो चाहे वो बूंदी हो चाहे जोधपुर हो, हर राज्य में अपना हस्तक्षेप करता है। और बूंदी राज्य में मित्रों ये अपने साम्राज्य को, बूंदी को भी अपने जयपुर साम्राज्य में मिलाना चाहता है। और अगर बूंदी को मिलाना है तो बुद्ध सिंह हाड़ा को पराजित करना होगा। मित्रों, सवाई जय सिंह ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा को समझाया कि बुद्ध सिंह तू जयपुर की गद्दी छोड़ दे, इसी में तेरा भला है। लेकिन दोस्तों, बुद्ध सिंह हाड़ा जो है सवाई जय सिंह की एक भी बात नहीं मानता है। अब जब नहीं मानता है तो इसने, सवाई जय सिंह ने अपनी दूसरी बहन थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, उस कृष्णा कुमारी का विवाह बूंदी के सामंत दल्ले सिंह हाड़ा के साथ करवाया। और दल्ले सिंह हाड़ा के साथ मिलकर के बूंदी की गद्दी से बुद्ध सिंह को हटाना चाहता है। अब दोस्तों, जब सवाई जय सिंह और दल्ले सिंह हाड़ा दोनों मिलकर के बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाना चाहते हैं, तो इस बुद्ध सिंह की पत्नी जिसका नाम था अमरी कंवर, ये अमरी कंवर मराठाओं को राखी भेजती है और मराठाओं को सहायता के लिए राजस्थान में बुलाती है। और अमरी कंवर की राखी पाकर के मराठा सरदार मल्लेराव होलकर जो है वो सर्वप्रथम 1722 ईस्वी में बूंदी में आते हैं। यानी राजस्थान में पहली बार मराठाओं का आगमन कौन सी रियासत में हुआ था? बूंदी रियासत में हुआ था। और राजस्थान में सबसे ज्यादा लूटपाट भी कौन सी जाति ने की थी? मराठा जाति ने। दोस्तों, इसी जयपुर वृहत्तर योजना के तहत सवाई जय सिंह जो है अपने अजमेर से आगे मेड़ता तक अपना राज्य विस्तृत करना चाहता था। और इसी के तहत सवाई जय सिंह और अभय सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, गंगावन का युद्ध। 1741 ईस्वी में गंगावन पड़ता है मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में। और मित्रों, 1741 में सवाई जय सिंह और अभय सिंह के बीच में जो गंगावन का युद्ध हुआ था, उस गंगावन के युद्ध में विजयी कौन सा सिंह हुआ था? सवाई जय सिंह। तो ये दो छोटी छोटी घटनाएं अपने को अभय सिंह के शासनकाल में याद रखनी है। एक तो खेजड़ली घटना और दूसरी कौन सी घटना बताइएगा? गंगावन युद्ध की जो घटना है, ये दोनों घटनाएं अभय सिंह के काल में याद रखनी है। इनका राज्याभिषेक और साधारण उपाधियां अपन पढ़ चुके हैं। अब सीधा लिखते हैं मित्रों, खेजड़ली घटना हेडिंग लगा करके। खेजड़ली घटना क्या है उसके बारे में लिखना है। खेजड़ली घटना, ये खेजड़ली घटना घटित कब हुई थी? 28 अगस्त 1730 ईस्वी को। 28 अगस्त 1730। अगर तिथि पूछे आपसे मित्रों तो तिथि हो जाएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और अगर विक्रम संवत दे दे तो क्या करोगे? 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। अगर भाद्रपद शुक्ल दशमी
विक्रम संवत अगर पूछे तो 1787 हो जाएगा। बताइए विक्रम संवत कौन सा हो जाएगा? 1787 ईस्वी को, यानी 28 अगस्त 1730 को यह घटना घटित होती है। यह घटना कौन से स्थान पर घटित होती है? खेजड़ली घटना खेजड़ली गांव जोधपुर में। बताइए यह घटना कहां पर घटित होती है? खेजड़ली ग्राम, और खेजड़ली ग्राम बताइए कहां पर है? जोधपुर में है। यहां पर यह खेजड़ली की घटना होती है। मित्रों क्या घटना है देखना। अभय सिंह ने अपने वन मंत्री गिरधारी दास को वृक्ष काटने के आदेश दिए। वृक्ष काटने के आदेश दिए। आदेशानुसार गिरधारी दास खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्ष काटने हेतु पहुंचा। नेक्स्ट, अमृता देवी विश्नोई व रामो विश्नोई ने रामो विश्नोई के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने इन्हें रोका। ग्रामवासियों ने विरोध किया। यहां तक एक बार लिखो दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों खेजड़ली घटना। आगे लिखते हैं, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए कुल 363 लोग शहीद। कुल 363 लोग शहीद। यहां पर लिख सकते हैं 294 पुरुष प्लस 69 महिलाएं। नेक्स्ट, खेजड़ली घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला
खेजड़ली जोधपुर में आयोजित, खेजड़ली ग्राम जोधपुर में आयोजित, जोधपुर में आयोजित। नेक्स्ट, अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन एवं वन्य जीव क्षेत्र में वन्य जीव क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को 1994 ईस्वी से अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत और अगर आपसे पूछे कि प्रथम अमृता देवी पुरस्कार किसको मिला 1994 में, तो दोस्तों प्रथम अमृता देवी पुरस्कार प्रथम अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम विश्नोई, गंगाराम विश्नोई। दोस्तों ये जो खेजड़ली घटना हुई है, इस खेजड़ली घटना में दोस्तों बताइए सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? अमृता देवी ने। और अमृता देवी के नेतृत्व में ही 363 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अमृता देवी के सम्मान में राज्य सरकार दोस्तों वन एवं वन्य जीव क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जो हैं उनके लिए 1994 से एक पुरस्कार लेकर आई है, अमृता देवी पुरस्कार। और पहली बार अमृता देवी पुरस्कार जो है किसको मिला था? गंगाराम विश्नोई को। यहां तक लिखिएगा दोस्तों। तो यह है दोस्तों अपनी प्रमुख रूप से खेजड़ली घटना। और खेजड़ली घटना किस शासक के काल में घटित होती है? अभय सिंह के काल में, जो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 28 अगस्त 1730 को घटित हुई। अमृता देवी रामो विश्नोई के नेतृत्व में हुई। कुल 363 लोग शहीद हुए। 294 पुरुष थे, 69 महिलाएं थी। अमृता देवी विश्नोई के सम्मान में अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1994 में हुई। पहली बार अमृता देवी पुरस्कार किसको मिला? गंगाराम विश्नोई को मिला। इस खेजड़ली घटना के समय अभय सिंह का वन मंत्री कौन था? गिरधारी दास था। तो ये कुछ बातें अपने को अभय सिंह के काल में खेजड़ली घटना के संदर्भ में दोस्तों याद होनी चाहिए। और अभय सिंह के काल में ही मित्रों एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम कौन सा युद्ध है? गंगावन का युद्ध है। तो अगला बिंदु अपने को अभय सिंह के काल में क्या लिखना है? सवाई जयसिंह की जयपुर वृहत्तर योजना के कारण सवाई जयसिंह करते दोस्तों जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह की जयपुर वृहत्तर योजना के कारण जयपुर वृहत्तर योजना के कारण ही राजस्थान में मराठाओं का आगमन, राजस्थान में मराठों का आगमन
एवं जयपुर जोधपुर संघर्ष हुआ, एवं जयपुर जोधपुर संघर्ष हुआ, जयपुर जोधपुर संघर्ष हुआ। देखिएगा, युद्ध का नाम है गंगावन का युद्ध, गंगावन युद्ध 1741, स्थान मारवाड़ यानी जोधपुर, मध्य सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, और सामने बताओ कौन सा सिंह है? अभय सिंह। विजेता कौन है? सवाई जयसिंह। विजेता सवाई जयसिंह। मित्रों, चित्र शैली के समय मैंने बताया था कि इस युद्ध का चित्रण, नीचे नोट लगा के लिख लेना, गंगावन युद्ध का चित्रण, गंगावन युद्ध का चित्रण जयपुर चित्र शैली में, जयपुर चित्र शैली में लालचंद नामक चित्रकार द्वारा किया गया, लालचंद नामक चित्रकार द्वारा किया गया, लालचंद नामक चित्रकार द्वारा किया गया। दोस्तों, यहां तक एक बार छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दो घटनाएं दोस्तों अपने प्रमुख रूप से बताओ किसके काल में होती है? ये दो घटनाएं दोस्तों अभय सिंह के काल में। बताओ, दोनों घटनाएं क्लियर है सबको? अभय सिंह के काल में पहली खेजड़ली घटना और दूसरी जयपुर वृत्तर योजना के कारण कौन सा युद्ध? गंगावन युद्ध। और इस युद्ध का दोस्तों चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? विशेष ध्यान रखना, जयपुर चित्र शैली में। कौन से चित्रकार के द्वारा? लालचंद नामक चित्रकार के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों, ये है अपने अभय सिंह के प्रमुख सैनिक अभियान। अब दोस्तों देखिएगा, अभय सिंह की स्थापत्य कला, अपन किस पर चर्चा करते हैं? अभय सिंह की स्थापत्य कला के ऊपर। और दोस्तों, अभय सिंह की स्थापत्य कला का अर्थ क्या है कि अभय सिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? मित्रों, अभय सिंह के निर्माण कार्यों में देखना, एक तो इसने दोस्तों हालांकि खुद नहीं गया था, गुजरात में सर बुलंद खां को पराजित किया था। दोस्तों, इसका गुजरात अभियान भी है एक, सर बुलंद खां को पराजित किया था। कोई ज्यादा बड़ा अभियान नहीं, इतना ही ध्यान रखना कि गुजरात के सर बुलंद खां को किसने पराजित किया था? अभय सिंह ने किया। और उस गुजरात अभियान में सर बुलंद खां की ऊपर विजय की खुशी में इसने मेहरानगढ़ दुर्ग का एक दरवाजा बनाया। उस दरवाजे का नाम है फतेह पोल का निर्माण। तो यहां पर लिख सकते हैं, पहला स्थापत्य कला में इसका पहला कार्य क्या है कि अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में, अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में, अहमदाबाद विजय ब्रैकेट में लिख लेना, सर बुलंद खां, सर बुलंद खां पर अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में, अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में फतेह पोल का निर्माण, फतेह पोल का निर्माण। मित्रों, फतेह महल अलग है और फतेह पोल अलग है। फतेह पोल का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? अभय सिंह के द्वारा।
इसके अलावा मित्रों ये चोखा गांव है, उस चोखे गांव में एक तो बगीचा लगाता है और एक अटपहलू कुएं का निर्माण करवाता। नंबर 2 का छोटे छोटे स्थापत्य, कोई बड़ा कार्य तो है नहीं, यहां पर लिख लेना अटपहलू कुआं एवं चोखा गांव का बगीचा, चोखा गांव का बगीचे का निर्माण, चोखा गांव के बगीचे का निर्माण। दोस्तों बताओ किसके द्वारा करवाया गया? यह निर्माण करवाया गया अपने अभय सिंह जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अजीत सिंह ने शुरू करवाई थी, लेकिन अभय सिंह ने उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर में है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? साल का अर्थ है ओपन मंदिर, एक बरामदा है उसमें खुली मूर्तियां लगा रखी है मित्रों, ओपन मंदिर जिसे अपन साल कहते। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है उसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया, जबकि शुरू किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं मित्रों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण, देवी देवताओं की साल का निर्माण पूर्ण करवाया, साल का निर्माण पूर्ण करवाया। शुरू किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया, जबकि पूरा किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया। दोस्तों नंबर 4 मंडोर में अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। अजीत सिंह का बताओ क्या बनवाया था? अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। दोस्तों मंडोर में अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। इसके अलावा ध्यान रखना मित्रों अबेड़ा महल, एक अबेड़ा महल कोटा में है और एक अबेड़ा महल जोधपुर में है। अबेड़ा महल एक कोटा में भी है दोस्तों, अबेड़ा महल जोधपुर का निर्माण करवाया। अबेड़ा महल जोधपुर का बताओ दोस्तों क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ये 4-5 स्थापत्य कला के कार्य अपने को किस शासक के काल में याद रखने हैं? अभय सिंह के काल में। कि अभय सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, यहां तक लिखिएगा, फिर आगे चलते दोस्तों। तो दोस्तों ये है अपने अभय सिंह के प्रमुख के जो है स्थापत्य कला के कार्य। और अब अभय सिंह के काल में 2, 3, 4 प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, उन ग्रंथों के बारे में पर अपन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखना अभय सिंह के काल में लिखित ग्रंथ, अभय सिंह के काल में, अभय सिंह के काल में लिखित ग्रंथ, यानी अभय सिंह के काल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, साहित्य में इसका क्या योगदान है। तो दोस्तों देखना एक तरफ मैं ग्रंथ लिख रहा हूं और सामने उनके रचयिता लिख रहा हूं ग्रंथ, और इधर है दोस्तों लेखक। बताइए इधर कौन है? लेखक। तो ध्यान रखना दोस्तों 2 ग्रंथ, एक का नाम है सूरज प्रकाश। बताओ एक ग्रंथ का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। और एक ग्रंथ का नाम है वीरद श्रृंगार। मित्रों ग्रंथ का नाम क्या है? वीरद श्रृंगार। लेकिन ये वीरद श्रृंगार जब आपके पेपर में आएगा तो ये वीरद श्रृंगार नाम से नहीं आएगा, इसका एक लोकप्रिय नाम हो गया बिड़द श्रृंगार। दोस्तों वीरद श्रृंगार का ही दूसरा नाम हो गया राजस्थानी भाषा में बिड़द श्रृंगार। बिड़दे श्रृंगार, श्रृंगार को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं। तो बिड़द श्रृंगार अथवा वीरद श्रृंगार
और अपने सूरज प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी कवि कर्णिदान ने। बताओ किसने की थी? कवि कर्णिदान ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। मित्रों, एक ग्रंथ का नाम है अबोधय। बताओ ग्रंथ का नाम कौन सा दे है? अबोधय। और इस अबोधय ग्रंथ की रचना बताओ किसने की थी? अबोधय की थी जगजीवन भट्ट ने। बताओ किसने की थी? जगजीवन भट्ट ने अबोधय ग्रंथ लिखा था। मित्रों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अपने अबोधय के अलावा इसके काल में प्रमुख ग्रंथ है राजरूपक। बताओ कौन सा ग्रंथ है? राजरूपक। और ये जो राजरूपक ग्रंथ है ये लिखा था मित्रों, राजरूपक जो ग्रंथ है, इस राजरूपक ग्रंथ की जो रचना की जाती है जगजीवन भट्ट, तो बताओ कौन से ग्रंथ की रचना करता है? अबोधय की। और इसकी करता है वीरभान रत्नु। बताओ कौन करता? रत्नु शाखा का कवि था चारण वीरभान रत्नु। और दोस्तों एक ग्रंथ और बच जाता है इसी के काल में, ग्रंथ का नाम था अमर चंद्रिका। और ये अमर चंद्रिका ग्रंथ मैंने आपको जब अजीत सिंह बताया था तब भी बताया था कि सुरती मिश्र ने लिखा था। सुरती मिश्र जो है अजीत सिंह के दोस्तों क्या थे? अजीत सिंह के काव्य गुरु थे। लेकिन जो अमर चंद्रिका ग्रंथ है सुरती मिश्र का, वो किस शासक के काल में लिखा गया था? अभय सिंह के काल में लिखा गया था। और यहां पर लिख सकते हैं कि 1749 ईस्वी में 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु होती है। 1749 ईस्वी में अभय सिंह की बताओ दोस्तों क्या होती है? मृत्यु होती है। यहां तक उतारो, फिर आगे। तो ये है दोस्तों अपने अभय सिंह के काल में प्रमुख घटित घटनाएं। सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि कर्णिदान ने की थी। वीरद श्रृंगार, जिसे बीरद श्रृंगार भी कहते, रचना कवि कर्णिदान ने की थी। अजित अबोधय अपने किसने की? जगजीवन भट्ट ने की थी। इसके अलावा वीरभान रत्नु ने कौन सा? राजरूपक ग्रंथ लिखा था। और सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका ग्रंथ लिखा था। ये साहित्यिक कृतियां भी किसके काल में लिखी गई थी? अभय सिंह के काल में। और 1749 ईस्वी में अभय सिंह जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ये था दोस्तों अपना जोधपुर का शासक कौन सा सिंह? अभय सिंह। सभी साथियों को अभय सिंह साथ के साथ याद ही हो जाना चाहिए। दो घटनाएं, खेजड़ली घटना, गंगावन युद्ध, निर्माण कार्य और साहित्यिक कृतियां, यह था दोस्तों अपना जोधपुर का राजा अभय सिंह, जिनकी 1749 ईस्वी में बताओ क्या हुई? मृत्यु। अब देखना दोस्तों, अभय सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है, अभय सिंह का उत्तराधिकारी बनता है पुत्र राम सिंह। बताओ अभय सिंह का उत्तराधिकारी, इसका पुत्र कौन बनता है? राम सिंह बनता है। अभय सिंह का पुत्र है मित्रों राम सिंह। और राम सिंह दोस्तों 1749 ईस्वी से लगा करके 1751 ईस्वी तक जोधपुर पर शासन करता है। 1749 से लगा करके 1751 ईस्वी तक जोधपुर का जो राजा बनता है उस शासक का नाम है राम सिंह। मित्रों, राम सिंह अभय सिंह का पुत्र है, लेकिन राम सिंह के काल में किसी भी प्रकार का ना तो कोई निर्माण कार्य होता है और ना ही कोई ऐतिहासिक घटना घटित होती है। हां, इससे दुश्मनों के साथ भी दोस्ती निभाने वाला शासक कहा गया है। मित्रों, जुल्फिकर जंग, जिसे अमीर उल उमरा भी कहते, उस जुल्फिकर जंग की सेना जब जोधपुर राज्य से गुजर रही थी, तब जोधपुर राज्य की सेना के द्वारा, अपना दुश्मन होने के बावजूद भी मित्रों, जुल्फिकर जंग की सेना को मित्रों इसने पानी पिला करके, नाश्ता करवा करके, भोजन करवा करके उदारता का परिचय दिया था।
यानी इससे इतना ही एक ही लाइन याद रखनी है केवल इसके बारे में, राम सिंह के काल में ना तो कोई स्थापत्य कला है ना कोई सैनिक अभियान है। शत्रुओं के साथ उदार नीति अपनाने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन सा माना जाता है? राम सिंह माना जाता है। तो दो लाइनें लिख सकते हैं मित्रों, शत्रु सेना के साथ उदार नीति का शासक, शत्रु सेना के साथ उदार नीति का शासक, उदार नीति का शासक, यानी शत्रुओं के साथ भी ये बड़ी विनम्रता से पेश आता था, लेकिन अपने राज्यों के सरदारों के साथ ये बड़ा क्रूर अत्याचार करता था। यहां पर लिख सकते हैं जुल्फिकर जंग की सेना को, जुल्फिकर जंग की सेना को, जुल्फिकर जंग की सेना को जोधपुर राज्य में भोजन करवाकर उदारता का परिचय, भोजन करवाकर उदारता का परिचय दिया, उदारता का परिचय। मित्रों 1749 से लगा करके 1751 ईस्वी तक यह शासन करता है, ना कोई निर्माण कार्य है ना कोई सैनिक अभियान है। मित्रों देखना 1751 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में मित्रों बक्कत सिंह, बताओ अगला जो राजा बनता है यहां का वो बनता है बक्कत सिंह 1751 से 1752 तक, एक साल तक। अब आप कहेंगे ये बक्कत सिंह बीच में कहां से एंट्री मार रहा है? मित्रों ये बक्कत सिंह कौन है? अबे सिंह का भाई है, जबकि राम सिंह कौन है? अबे सिंह का पुत्र है। यानी दोनों आपस में क्या लगेंगे? चाचा भतीजा या ताऊ भतीजा। मित्रों ये बक्कत सिंह क्या करता है? 1751 ईस्वी में राम सिंह को पराजित करता है। 1751 ईस्वी में राम सिंह को बताओ दोस्तों क्या करता है? पराजित करता है। और पराजित करके 1751 ईस्वी में जोधपुर का राजा कौन सा सिंह बन जाता है? बक्कत सिंह बन जाता है दोस्तों। लेकिन बक्कत सिंह राजा बनने के साथ ही थोड़े से समय में बक्कत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और बक्कत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर का राजा इसी बक्कत सिंह का पुत्र बनता है, जिसका नाम है विजय सिंह। 1752 से लगा करके 1793 ईस्वी तक महत्वपूर्ण शासक है, जो शासक बनता है विजय सिंह। ये थोड़ी सी घटनाएं दोस्तों याद रखनी है। अब देखना राम सिंह किसका पुत्र था? अबे सिंह का। 1749 में अबे सिंह की मृत्यु के बाद राजा बना, लेकिन 2 साल बाद में इसी राम सिंह को बक्कत सिंह क्या कर देता है? राजगद्दी से हटा देता है। 1751 में बक्कत सिंह राजा बना, बक्कत सिंह की 1 साल में ही मृत्यु हो जाती है। तो 1752 में बक्कत सिंह के स्थान पर उसका पुत्र का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह राजा बन जाता है। अब बताओ विजय सिंह राजा बन गया तो राम सिंह नाराज होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बक्कत सिंह का पुत्र विजय सिंह राजा बन रहा है, जबकि इस राम सिंह को बेचारे को बक्कत सिंह ने हटाया था। इसलिए दोस्तों जब विजय सिंह शासक बनेगा तो राम सिंह जी और विजय सिंह जी के बीच में काफी संघर्ष होगा। वो अपन देखेंगे विजय सिंह जी के काल में। एक बार यहां तक छापो दोस्तों। तो यह है दोस्तों अपने अबे सिंह के शासक बनने के बाद का, अपने अबे सिंह की मृत्यु के बाद का घटनाक्रम। अबे सिंह के बाद में कौन आया? राम सिंह आया। राम सिंह के बाद में बक्कत सिंह, और बक्कत सिंह के बाद में विजय सिंह। तो अगला महत्वपूर्ण शासक जो दोस्तों जोधपुर में आ रहा है, उस शासक का नाम है विजय सिंह।
और दोस्तों ये विजय सिंह बताओ कब से कब तक शासन करेगा? विजय सिंह 1752 से लगा करके 1793 ईस्वी तक जोधपुर का राजा बनेगा। इस विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जहांगीर का नमूना, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले विजय सिंह का राजा बनने का सफर क्या है, शासक कैसे बन रहा है, उस घटनाक्रम को समझना होगा। उसके बाद इसकी जो पासवान थी गुलाब राय का राजकार्य में हस्तक्षेप रहता, जबकि जहांगीर के राजकार्य में उसकी पत्नी नूरजहां का हस्तक्षेप रहता। तो यानी जहांगीर और विजय सिंह दोनों समान थे, वो चर्चा भी करेंगे। रेख बावकर की चर्चा करेंगे, वैष्णव संप्रदाय की चर्चा करेंगे। विजय सिंह के काल में तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, डांगावास का युद्ध, सांबर की संधियां, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने से पहले अपने को विजय सिंह को पहले एक बार स्थायी शासक बनाना पड़ेगा जोधपुर का। और स्थायी शासक क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मित्रों इस विजय सिंह का विरोध कर रहा है राम सिंह। बताओ विजय सिंह का विरोध कौन कर रहा है जोधपुर में? राम सिंह। राम सिंह कौन है दोबारा से समझ लो। अभय सिंह का पुत्र है राम सिंह, जो 1749 से 1751 तक जोधपुर का राजा बना था। लेकिन अभय सिंह के भाई बकत सिंह ने राम सिंह को गद्दी से हटा दिया और बकत सिंह राजा बना। लेकिन बकत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसका पुत्र विजय सिंह राजा बन जाता है। तो राम सिंह इस बात का विरोध करता है और राम सिंह और विजय सिंह के बीच में प्रारंभिक समय में दोस्तों ध्यान रखना विरोधाभास की स्थिति रहती है। राम सिंह दोस्तों इस विजय सिंह को राजगद्दी से हटाने के लिए मराठाओं को आमंत्रित करता है और मराठा शासक जो आता है उसका नाम था दोस्तों अप्पाजी सिंधिया। बताओ जो मराठा आते हैं उनका नाम क्या था? अप्पाजी सिंधिया इनका नाम था दोस्तों। अप्पाजी सिंधिया को पैसे देकर के राम सिंह बुलाता है। क्यों बुलाता है? ताकि राम सिंह और अप्पाजी सिंधिया दोनों मिलकर के किसके ऊपर आक्रमण कर सके? विजय सिंह के ऊपर आक्रमण कर सके। मित्रों, पैसों की सहायता से राम सिंह ने अप्पाजी सिंधिया को बुला लिया और इस विजय सिंह के ऊपर आक्रमण करना चाहा। लेकिन मित्रों, विजय सिंह का साथ देने के लिए, ध्यान रखना, विजय सिंह का साथ देने के लिए बीकानेर का एक शासक था और बीकानेर के एक शासक का नाम, जिसका नाम बताओ क्या था? गज सिंह। और दोस्तों किशनगढ़ का एक शासक था, उस किशनगढ़ के शासक का नाम था बहादुर सिंह। बताओ किशनगढ़ के शासक का नाम कौन सा सिंह था? बहादुर सिंह। इस विजय सिंह का सहयोग करने के कारण मित्रों, विजय सिंह का सहयोग करने के लिए एक तो बीकानेर के शासक गज सिंह जी आते हैं और दूसरा मित्रों कौन आता है? किशनगढ़ का शासक बहादुर सिंह। जबकि राम सिंह का साथ देने के लिए कौन आया है? मराठा। मराठा का नाम क्या है? अप्पाजी सिंधिया। मित्रों, दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में कहां पर संघर्ष चल रहा था? नागौर के पास में। मित्रों, नागौर के पास में 14 माह तक संघर्ष चला। बताओ कितने माह तक संघर्ष चला? 14 माह तक। दोनों पक्षों में किसी की हार जीत नहीं हो रही है। राम सिंह और विजय सिंह के बीच में राजा बनने को लेकर के राम सिंह कहता है कि शासक मैं बनूंगा, विजय सिंह कहता है मैं बनूंगा। दोनों की तरफ विजय सिंह के समर्थन में बीकानेर और किशनगढ़ है, जबकि राम सिंह के समर्थन में मराठा है। दोनों के बीच में दोस्तों 14 माह तक नागौर के पास में संघर्ष चलता है। इस संघर्ष के दौरान दोस्तों ध्यान रखना, इस संघर्ष के दौरान जो अपने जोधपुर का शासक है विजय सिंह, इस विजय सिंह को बीकानेर के शासक गज सिंह ने, बीकानेर शासक गज सिंह ने कहां पर शरण दे रखी थी? देशनोक में। गज सिंह ने दोस्तों देशनोक करणी माता का स्थान है, देशनोक बीकानेर में बताओ क्या दे रखी है? शरण दे रखी है। शरण का अर्थ क्या है कि विजय सिंह की सेना, बीकानेर की सेना और किशनगढ़ की सेना मराठाओं की सेना के सामने और राम सिंह की सेना के सामने दोस्तों संघर्ष कर रही है। और विजय सिंह खुद जो है बीकानेर शासक गज सिंह की शरण में बैठा है। कहां पर बैठा है? देशनोक। देशनोक कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। दोस्तों 14 माह तक का लंबा संघर्ष चलता है, लेकिन यह संघर्ष असफल रहता है। यानी दोनों पक्षों में से किसी को भी इस संघर्ष में
कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। और जब दोनों ही तरफ से कोई सफलता हाथ नहीं लगती है तो मित्रों दोनों तरफ के एक एक सरदार, एक का नाम था महासिंह मुन्होते और देवी सिंह, इन दोनों सरदारों के कारण मित्रों, देवी सिंह के कारण और दूसरे मराठाओं के सरदार, दोनों सेनाओं के एक एक सरदारों ने इन दोनों के बीच में संधि करवाने की कोशिश की। बताओ क्या करवाने की कोशिश की? संधि। यानी जोधपुर के शासक विजय सिंह और राम सिंह के बीच में 14 माह के लंबे संघर्ष के पश्चात एक संधि होती है दोस्तों। उस संधि को कहते हैं नागौर की संधि। बताओ कौन सी संधि कहते हैं? नागौर की संधि। मित्रों नागौर की संधि बताओ कब होती है? नागौर संधि होती है मित्रों 4 फरवरी 1756 ईस्वी को। नागौर की संधि होती है 2 फरवरी 1756 ईस्वी को। और मित्रों फरवरी 1756 ईस्वी को जो नागौर की संधि होती है, उस नागौर की संधि में क्या क्या होता है मित्रों? राम सिंह को कहा जाता, देख भाई राम सिंह तू टांग मत अड़ा। राम सिंह को कहा कि राम सिंह तू एक तो स्थान ले ले मारोट, एक तो बता कौन सा स्थान ले ले? मारोट। नंबर 2 पर तू स्थान ले ले जालोर। बता नंबर 2 पर तू कौन सा स्थान ले लेगा? जालोर। और नंबर 3 पर तू ले ले सोजत। यानी मारोट, मेड़ता, सोजत और जालोर, ये 3 स्थान इस संधि के तहत किसको दे दिए गए थे? जालोर अपने राम सिंह को दे दिए गए थे। अब बाकी बचे जोधपुर राज्य का राजा कौन सा सिंह बन जाएगा? विजय सिंह बन जाएगा। संधि के तहत क्या हुआ? मारोट, सोजत और जालोर, ये 3 स्थान राम सिंह को देने ते हुए बाकी जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाएगा? विजय सिंह का। राम सिंह को बोला राम सिंह तुम जोधपुर का राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन तेरे मान सम्मान के लिए मैं तेरे से संधि करके तुझे जोधपुर राज्य के 3 स्थान सुपुर्द करने को तैयार हूं। राम सिंह इन तीनों स्थानों से राजी हो गया। बाकी बचे जोधपुर राज्य का राजा बताओ कौन बन जाएगा? विजय सिंह। लेकिन बीच में मराठा टांग अड़ा रहे हैं। मराठा इस राम सिंह को कह रहे हैं राम सिंह फिर हम यहां पर क्या लॉलीपॉप खाने के लिए आए थे क्या? हमारा भी तो कुछ हिसाब किताब बनता है। तो इस राम सिंह ने कहा कि देखो भाई मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, अभी संधि हो रही है, अभी आपको जो चाहिए बता देना, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों इन मराठाओं ने अजमेर लेने की मांग की। मराठाओं को अजमेर और 51 लाख रुपए दिए गए। बताओ मराठाओं को क्या क्या दिए गए? एक तो अजमेर दिया गया और एक 51 लाख रुपए दिए गए। और अब तीनों पक्षों के बीच में मामला शांत हो चुका है। कौन सी संधि के तहत हुआ था? नागौर। यहां तक की कहानी बताओ क्लियर है क्या? नहीं है। दोबारा सुनो। विजय सिंह जब राजा बनता है तो कौन सा इसका विरोध कौन करता है? राम सिंह। राम सिंह विजय सिंह को हटाने के लिए मराठाओं को बुलाता है। मराठा और विजय सिंह की सेना के बीच में 14 माह तक कहां पर संघर्ष होता है? नागौर में संघर्ष होता है। किसको लेकर के? जोधपुर का राजा बनने को लेकर। लेकिन 14 माह तक के संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकलता। अंत में दोनों पक्षों में संधि होती है। संधि के तहत जोधपुर का राजा विजय सिंह बनेगा, जबकि जोधपुर राज्य के 3 क्षेत्र मारोट, जालोर और सोजत किसको दे दिए जाएंगे? ये राम सिंह को दे दिए जाएंगे, ताकि राम सिंह विजय सिंह का विरोध ना करें। और मराठाओं को यहां से भगाने के लिए मराठाओं को अजमेर का हिस्सेदारी, यानी अजमेर जो है मराठाओं को सुपुर्द कर दिया गया और 51 लाख रुपए विजय सिंह जी के द्वारा मराठाओं को दिए गए। अब तीनों पक्ष शांत है, मराठा भी शांत है, राम सिंह भी शांत है। और फरवरी 1756 की संधि के पश्चात जोधपुर का वास्तविक शासक बताओ कौन सा सिंह बन जाएगा? विजय सिंह बन जाएगा। दोस्तों अब विजय सिंह शासक बनने के बाद में क्या क्या घटनाएं घटित होगी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार यहां तक का घटनाक्रम पता होना चाहिए। यहां तक का घटनाक्रम लिख लेते हैं दोस्तों। तो लिखना क्या है? पहला बिंदु, विजय सिंह के शासक बनने का विरोध, राम सिंह ने किया एवं अपनी सहायता हेतु
अप्पाजी सिंधिया को आमंत्रित किया। अप्पाजी सिंधिया को आमंत्रित किया। नेक्स्ट, विजय सिंह का सहयोग करने के लिए, विजय सिंह का साथ देने के लिए किशनगढ़ शासक बहादुर सिंह, किशनगढ़ शासक बहादुर सिंह वे बीकानेर शासक, वे बीकानेर शासक गज सिंह आए। नेक्स्ट, 14 माह तक नागौर संघर्ष, नागौर का असफल संघर्ष चला, नागौर का असफल संघर्ष चला। यानी नागौर का असफल संघर्ष चला, इसका अर्थ है नागौर में दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। दोस्तों, अगला बिंदु लिखेंगे, विजय सिंह को बीकानेर शासक गज सिंह ने, विजय सिंह को BKN करते बीकानेर शासक, बीकानेर शासक गज सिंह ने देशनोक नामक स्थान पर, देशनोक नामक स्थान पर, देशनोक नामक स्थान पर शरण दी। एक बार यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो ये है दोस्तों, अब दोनों पक्षों में 14 माह तक असफल संघर्ष चला, तो फिर दोनों पक्षों के बीच में बताओ संधि होगी, और उस संधि का नाम कौन सी संधि कहलाएगी इतिहास में? नागौर की संधि। नागौर की संधि होगी फरवरी 1756 ईस्वी में। और दोस्तों, फरवरी 1756 में राम सिंह एवं किसके बीच होगी? अभय सिंह के बीच। इस संधि के तहत अभय सिंह को 3 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, राम सिंह को 3 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, बाकी जोधपुर का राजा विजय सिंह बन जाएगा। संधि किस किस के बीच होगी? विजय सिंह और राम सिंह के बीच। और मराठाओं का विवाद दूर करने के लिए विजय सिंह जो है मराठाओं को 51 लाख रुपए एवं क्या दे देगा? अजमेर दे देगा। और उसके बाद तीनों पक्षों में विवाद समाप्त होगा, और अगला जो जोधपुर का विधिवत वास्तविक राजा बनेगा 1756 में, कौन बनेगा? विजय सिंह। तो इस संधि और शासक बनने के पश्चात विजय सिंह क्या क्या घटनाक्रम घटित होगा विजय सिंह के काल में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।